हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम हर एपिसोड में अपने समाज, प्रदेश और देश को सतर्क करने के लिए एक नई स्टोरी के साथ में आपके समक्ष हाजिर होते हैं और इसी कड़ी में इस बार हमारा ये एपिसोड महिलाओं के साथ देश के हर परिवार को समर्पित है। आज हम जिस भारत में सांस ले रहे हैं, सही मायने में देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं ने बराबर की हिस्सेदारी कर ली है। आज हर मौके पर महिलाएं पुरुष के साथ कदम ताल करते नजर आती हैं। ये भी सच है कि हमारे देश में नारियों को देवी की तरह पूजा जाता है, पर देवियों के इस देश भारत में ही हर रोज 17 महिलाएं महज दहेज के एवज में मौत के जरिए कीमत चुका रही हैं। यह आंकड़ा काफी चिंताजनक है और विचारणीय भी। भारत में विवाह 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। हमारे देश में नारी को देवी स्वरूपा की संज्ञा से नवाजा गया है, पर विडंबना है कि अत्याचार की शिकार भी यही नारियां होती आई है। अपने घरों में लाड़ प्यार नाज नखरों में पलने वाली कई बेटियां दहेज लोभी ससुराल में बुरी तरह से प्रताड़ित होकर दम तोड़ चुकी हैं। ये कल तक की बात होती तो शायद मान भी लिया जाता कि कम से कम एक कुरीति का अंत तो हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के आधुनिक भारत में भी जबकि अधिकांश बेटियां बहू बनने से पहले ही अपने पैर पर खड़ी हो जाती है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बराबर की भागीदारी बन चुकी होती है, बावजूद उसके दहेज का दंश उन्हें मौत की दहलीज पर पहुंचा देता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार शिकायतें सच रहती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े और सामने आई सच्चाइयां इस तथ्य को मानने पर मजबूर कर देती है कि आधुनिक भारत में देवियां आज भी दहेज का दंश झेल रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सदियों बाद भी समाज बदला नहीं, बल्कि उसकी लालच की सीमा बढ़ गई। लालच भी इतना कि प्रेम में पड़ी लड़की को बिना दहेज के ब्याह कर नहीं लाया गया। ताजा उदाहरण केरल के तिरुवनंतपुरम का है, जहां एक 26 वर्षीय डॉक्टर शहाना दहेज की भेंट चढ़ गई। प्रेमी डॉक्टर रुवेश के घर वालों ने शादी के लिए तो हाँ कर दिया, लेकिन लड़की वालों के सामने दहेज की भारी डिमांड रख दी, जिसके बाद डॉक्टर शहाना ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक कागज पर अपने भाव लिखे। सबको सिर्फ पैसा चाहिए। यकीनन डॉक्टर शहाना ने समाज के बारे में ठीक ही लिखा। इस घटना ने कुछ समय के बाद ही ध्यान आकर्षित किया, लेकिन समाज को झंझोड़कर पूछा ही नहीं कि देवियों की पूजा करने वाले इस देश में क्या बेटियां बिना दहेज के ब्याह ही नहीं जा सकती। आधुनिक समाज जहां इतना आगे बढ़ गया है, सभी क्षेत्रों में हमने तरक्की कर लिया, किंतु आज भी समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है। आज भी लोग विवाह के समय ये मानते हैं कि दहेज लेना, अगर हम अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं तो दहेज लेना हमारे लिए आवश्यक प्रथा है। आज भी हमारे परिवार वाले, हमारे नाते रिश्तेदार ये जानने का प्रयास करते हैं कि दहेज में कौन कौन सी वस्तु विवाह के समय दी गई है, और अगर कहीं कुछ छूट गया तो उसके लिए जीवन पर्यंत कन्या को सुनाया जाता है। इसके अलावा ये भी एक पक्ष है कि आज भी इतने आधुनिक समाज में भी विवाह दहेज प्रथा के नाम पे लोग वधुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से उनको कष्ट दिया जाता है। कई बहुत से क्षेत्रों में तो देखा गया है कि दहेज के नाम पे आज भी हत्याएं हो रही हैं। कई मौकों पर हमारा देश धार्मिक, आर्थिक और तरह तरह की दीवारों के साथ बंट जाता है, पर दहेज के मामले में पूरा हिंदुस्तान एक ही ट्रैक पर नजर आता है। चौंकाने वाली बात यह है कि दहेज के लिए पराई बेटी पर यातनाओं का तरीका भी लगभग समान होता है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ उस अकेली नारी के साथ जितनी ज्यादती होती है, जिसे वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही होती है कि उसका घर न बिगड़ जाए, उसके परिवार को सामाजिक जिल्लत का सामना न करना पड़े, लेकिन उसकी इस भली सोच को दहेज लोभी नहीं समझ पाते। अंततः एक देवी अकाल मौत की शिकार हो जाती है। दहेज लोभियों को इस पर किसी तरह का अफसोस नहीं होता, बल्कि वो उस देवी पर लांछन लगाने तक का मौका नहीं छोड़ते। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता था कि प्राचीन समय में जब हमारा वैदिक काल था, तब महिलाओं को बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान थी। शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता, वेद ग्रंथ अध्ययन की स्वतंत्रता, और
जो मध्यकाल आया उसमें महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत दयनीय हो गई थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बहुत सारी कुरीतियों ने समाज में अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। किंतु जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया तो हमको लगा कि अब महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आर्थिक रूप से सबल हो रही हैं, तो उनके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा और अब उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा या किसी तरह की सामाजिक कुरीतियों से जूझना नहीं पड़ेगा। किंतु इन सब के बावजूद भी, महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने के बावजूद भी वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि अभी भी बहुत से समाजों में, बहुत से परिवारों में, बहुत सी जातियों में आज भी वर्तमान समय में भी महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि दहेज के लिए प्रताड़ना इतनी अधिक हो जाती है कि या तो वे आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं या हमने महिलाओं की स्थिति में सुधार कर दिया है? आज भी स्थिति यथावत बनी हुई है, चाहे हम महिलाओं को कितना भी शिक्षित कर लें, चाहे हम महिलाओं को आर्थिक रूप से कितना भी सबल बना लें, चाहे कोई भी परिवार अपनी बेटी को आर्थिक रूप से सशक्त बना दे, शैक्षणिक रूप से सशक्त बना दे, इसके बावजूद भी जब हम उनका विवाह करते हैं उसके उपरांत हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं या उनको किसी तरह की कोई तकलीफ भविष्य में नहीं होगी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल ही क्यों ना हो। बहुत बड़े बड़े व्यवसायी, बहुत बड़े बड़े शिक्षित लोगों के परिवारों में जाके भी बेटियों की दुर्दशा देखने को मिली है दहेज के कारणों से। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिहार में और अन्य राज्यों में, जहां महिलाओं को या बेटियों को आज भी दहेज के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पढ़े लिखे परिवार और समाज से बड़ी अपेक्षा होती है कि वे कुरीतियों को रौंदकर एक स्वस्थ समाज की नींव रखें, पर इन तमाम उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर जाता जब देश के किसी हिस्से में एक और बेटी दहेज की भेंट चढ़ जाती है। ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया, जहां विस्मया को उसके पति ने दहेज की आग में झोंक दिया, जबकि विस्मया के परिजनों ने अपनी बेटी के साथ दामाद को 15 लाख रुपए का सोना, 12 लाख की चमचमाती कार के अलावा 1.25 एकड़ जमीन दहेज में दी थी। इतने पर भी लालच का अंत नहीं हुआ। उसने और दहेज की लालच में मासूम विस्मया के साथ अत्याचार शुरू कर दिया। विस्मया सब कुछ सहती रही, उसने अपने मायके वालों को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार सहनशीलता और सब्र का बांध टूट गया और विस्मया फंदे पर झूल गई। देश में ऐसी ही एक नहीं बल्कि कई विस्मया हैं जो चरम तक यातनाएं सहती रहती, लेकिन उनके सहने की भी एक सीमा है। ऐसे में सवाल भी लाजमी कि आखिर और कितनी विस्मया। इस उठते सवाल पर केरल के तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उपवास भी रखा था और समाज से अपील भी की थी। हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए कि इस चेतना को हम उस स्तर पे ले जाएं जहां पड़ोसी भी ये सवाल करे और कहे कि अगर जहेज मांगा, अगर डाउरी मांगी जा रही है, अगर वो दूसरा पक्ष जो है वो उसके लिए मुंह खोल के बात कर रहा है, तो फिर ऐसी शादी भी नहीं होनी चाहिए। लड़की को सबसे पहले ना कह देना चाहिए, और अगर ऐसी शादी होती है तो हम इस शादी में शरीक नहीं होंगे। डिग्री देने से पहले हर छात्र को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि मैं ना तो जहेज दूंगा, ना जहेज मांगूंगा, ना मैं जहेज का जो अपराध है इसमें किसी भी प्रकार से शामिल होऊंगा। तो अब ये इससे एक मानस बनेगा। फिर हम अब सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो एमपी हों, एमएलए हों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, टाउन एरिया के मेंबर हों, जिन्हें जनता ने चुना है, उनसे हम एक अनुरोध कर रहे हैं कि आपको जहां कहीं शादी के लिए कोई निमंत्रण मिले तो आप अपने सूत्रों से जानकारी करिए कि क्या इसमें जहेज मांगा गया है और उसी के मुताबिक दिया गया है, कुछ सौदेबाजी हुई है। अगर ऐसा है तो आप ऐसी शादी में जाने से मना कर दीजिए और पब्लिकली कहिए कि इसलिए हम नहीं जा रहे इस शादी में क्योंकि यहाँ जहेज की मांग की गई है
और उसके लिए जहेज दिया गया है। हम भले ये फिगर दें कि यहाँ पे ये कम है ऐसे केसेस, लेकिन वो एक केस को भी इस प्रदेश के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस वक्त जो केरला में माहौल बन रहा है, आने वाले दिनों में कोई भी शादी जिसके बारे में लोगों को ये आभास हो जाएगा कि यहाँ जहेज मांगा गया है, डिमांड की गई है, लोग, मुझे पक्का यकीन है कि पड़ोसी भी ऐसी शादी में जाने से मना कर देंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के आंकड़े समाज के लालच को उजागर करते हैं। 2022 में दहेज के लिए 6,516 बेटियां बलि चढ़ा दी गई। कानून में मामला दहेज मृत्यु 304B का माना जाता है, लेकिन इसे हत्या से कम नहीं माना जा सकता। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में हर रोज 17 बेटियों को दहेज के लिए मौत दी गई, जबकि 2022 में ही देश के विभिन्न थानों में दहेज प्रताड़ना के 14,04,593 प्रकरण दर्ज हुए हैं। दहेज प्रताड़ना अपराध का दर 20.9 है। इन आंकड़ों से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पढ़ा लिखा समाज भी बेटी का घर बसाने के लिए बहू के माता पिता से पैसा, वाहन, लग्जरी गिफ्ट लेते हैं। पुलिस थानों में यह आंकड़ा लगभग हर साल बढ़ता है, लेकिन समाज का दहेज लोभी होने का प्रतिशत कम नहीं हो रहा है। भारतीय समाज में बेटियों को शिक्षित करने और उन्हें सक्षम बनाने की प्रथा निरंतरता एक बेहतर प्रयास है। हालांकि भारत में दो भारत बसता है, जिसके चलते ग्रामीण परिवेश की बेटियां शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से सजग नहीं हो पाती। अपने पैरों पर खड़े नहीं होने की वजह से पति और ससुराल वालों के अधीन रहने की मर्यादा से बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से सबसे ज्यादातर अत्याचार की वो शिकार भी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं दहेज के दंश का शिकार नहीं होती। आज भी भारत में दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति के रूप में व्याप्त है, क्योंकि हम चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, हमारी जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जो सदियों से चलती आ रही हैं, उनको हम इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में एक पक्ष ये भी है हमारी दहेज प्रथा, जो हमारे विवाह संस्कार के साथ सदियों से जुड़ी हुई है। दहेज प्रथा के संबंध में भले बहुत सारे अधिनियम बना दिए गए हों, बहुत सारे नियम ला दिए गए हों, बहुत सारे हमारे संविधान में, हमारी भारतीय दंड संहिता में बहुत सारे उसके लिए दंड के प्रावधान हों, किंतु आज भी हम समाज की मानसिकता को परिवर्तित नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में जिनको हम आदिवासी समाज या हिंदू पिछड़ा समाज कहते हैं, वो इस मामले में बहुत उदार हैं आज भी, क्योंकि उनके समाज में आज वधू मूल्य लेने के बजाय दिया जाता है। उनके क्षेत्र, उनके समुदाय में वधू मूल्य को महत्व दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उनके समाज में कन्या को बहुत आदर सत्कार के साथ रखा जाता है और ये माना जाता है कि उनके घर से अगर एक सदस्य गया तो उनके पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, जिसके कारण वो ये करते हैं कि अपनी कन्या के विवाह के पूर्व उसके बदले में वर पक्ष से वधू मूल्य लिया जाता है। किंतु हमारा समाज, जिसे हम बहुत आधुनिक कहते हैं, बहुत सभ्य समाज कहते हैं, यहाँ आज भी दहेज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में दहेज प्रताड़ना और मृत्यु को सही मायने में एक्सप्लोर किया जाए तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले होते हैं। देश में दहेज को लेकर अधिकांश मामले मध्यम वर्गीय परिवारों के खिलाफ ही दर्ज हुए हैं। संपन्न घरानों में गिनती के ही प्रकरण होते हैं, जबकि कमजोर आर्थिक परिवारों के श्रेणी में दहेज को लेकर प्रकरण गिनती में ही नहीं है। देश में 95% मामलों में मध्यम वर्गीय परिवार ही शामिल है, जिनके खिलाफ दहेज को लेकर प्रकरण दर्ज हुए हैं। दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु को लेकर अध्ययन में ये बात सामने आई है कि अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार रिश्तों के साथ ही तिलक और दहेज को लेकर बातचीत कर लेते हैं। आमतौर पर बेटी का पिता अपनी लाडली के बेहतर भविष्य के लिए आर्थिक परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, अपनी क्षमता से बढ़कर खर्च भी करता है और कर्ज लेकर दहेज की मांग को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। शादी से पहले जितनी डिमांड आती है उससे बढ़कर करने में भी परहेज नहीं करता। बहुतेरे परिवार होते हैं
जो स्पष्ट कर देते हैं कि उन्हें केवल बहू चाहिए। गृह प्रवेश के बाद उनकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी ससुराल की होगी। ये हकीकत भी है कि भारत में 62% रिश्ते इसी मापदंड पर निभा रहे हैं। लेकिन देश में 38% मामलों में बेटियां दहेज लोभियों के हाथों मारी जाती हैं। यह भी एक सच्चाई है कि इस गंभीर मसले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से दहेज के खिलाफ अपनी बात रखी थी। आधी आबादी को नकार कर कोई समाज सशक्त नहीं हो सकता, विकास की समग्र अवधारणा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव और अत्याचार को सख्ती से रोकना होगा। उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। मिशन शक्ति के कार्यक्रम को पूरी पवित्रता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा के एक बेहतर वातावरण में उसकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर उसके रोजगार और नौकरी की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, ये सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। वैश्विक मानक पर भारत आज शक्ति संपन्न राष्ट्र के तौर पर दमदारी के साथ खड़ा हुआ है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के साथ सैन्य क्षमता के अलावा कई मामलों में भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी है, तो हम निर्यातक देशों की पहली सूची में भी स्थान बना चुके हैं। इसमें दो राय नहीं है कि भारत आज स्थिति पर इस पहुंच चुका है कि इसमें देश की देवियों का समुचित योगदान रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, रक्षा, तकनीक, उद्योग, व्यापार के साथ ही साथ राजनीति तक में इन देवियों ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा योगदान दिया है और यही वजह है कि इन सभी क्षेत्रों में पुरुषों को उस मुकाबले पर अपनी क्षमता दिखानी पड़ी है, जिसका सकारात्मक परिणाम देश की तरक्की के तौर पर सामने आया है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि इतने के बावजूद समाज में शामिल कुरीतियां दम नहीं तोड़ती, बल्कि बेटियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ जाती है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राजस्थान में दहेज हत्या को लेकर आंकड़े पेश किए थे, जिसमें बताया गया था कि देश में 2017 से 2021 के बीच प्रतिदिन करीब 20 दहेज हत्याएं दर्ज की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन सबसे अधिक 6 मौतें दर्ज की गई। 2017 और 2021 के बीच देश में 35,493 दहेज हत्याएं हुई। राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में मंत्री ने बताया था कि 2017 में 7,466 दहेज हत्याएं, 2018 में 7,167 हत्याएं, 2019 में 7,141 हत्याएं, 2020 में 6,966 हत्याएं और 2021 में 6,753 हत्याएं हुई। इन 5 वर्षों में सबसे अधिक 11,874 दहेज हत्याएं उत्तर प्रदेश में ही दर्ज की गईं, जिसमें हर दिन लगभग 6 मौतें हुई। मिश्रा ने बताया कि 2017 से 2021 के बीच बिहार में 5,354, मध्य प्रदेश में 2,859, पश्चिम बंगाल में 2,389 और राजस्थान में 2,244 हत्याएं हुई थी। दहेज का एक पक्ष ये भी है कि आज जहां नारियां, महिलाएं, लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई है, इसके पश्चात भी वो अपनी कमाई को अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। उसके लिए भी उनको अपने परिवार वालों से, अपने ससुराल पक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है। ये जानना पड़ता है कि उन पैसों को किस तरह खर्च करना है। अपनी इच्छा से वो, उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी इच्छा से उन पैसों को खर्च कर सके। अपनी ही कमाई को वो अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। इसके लिए भी उनको अपने पति से, अपने ससुराल वालों से आज्ञा लेनी पड़ती है और ससुराल वाले उसके बाद भी ये प्रदर्शित करते हैं कि वो उस पर एहसान कर रहे हैं, उसको नौकरी करने देके। साथ ही इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि महिलाएं आज कितनी भी सशक्त हो गई हों, कितनी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हों, किंतु आज भी उनको हर क्षेत्र में नीचा दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक क्षेत्र में जहां
वो ऊपरी कमाई भी करके दे रही हैं, अपनी तनख्वाह भी पूरी घर वालों को समर्पित कर रही हैं। परिवार के हर कार्य में अपनी तनख्वाह समर्पित होने के बाद भी उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उनको विवाह के कई वर्ष पश्चात भी ये सुनाया जाता है कि तुमने विवाह के समय ये सामान नहीं दिया था, या दहेज में हमने ये मांग की थी तो ये तुमने नहीं दिया था। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां तिलक के नाम पे लाखों रुपए लिए जाते हैं विवाह के समय। वर्ग जितना शिक्षित होगा, जितने अच्छे पद पे होगा, तिलक उतना ही अधिक लिया जाता है। इसके अलावा सामान्य परिवारों में भी देखो, जहाँ वधु पक्ष अपनी पढ़ी लिखी लड़की, सुंदर सुशील लड़की दे रहा है, वहाँ पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, साथ में कमाऊ लड़की भी चाहिए आज के डेट में। विवाह संस्कार में रिश्ता दो इंसानों के बीच का नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का होता है, जिसमें दो इंसान मिलकर एक नई पीढ़ी की नींव रखते हैं, जिसकी परिवेश से लेकर उन्हें बेहतर नागरिक बनाने की जिम्मेदारी का वहन भी इन्हीं दोनों के साथ ही उन दोनों परिवारों को करना होता है। पर हमारे इसी समाज और देश में जब दहेज के लिए कोई बेटी दम तोड़ देती है, अत्याचार के दौर से गुजरती है, तो फिर हर बेटी के माता पिता को सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है। हर बेटे का परिवार संदेह के दायरे में खड़ा नजर आता है। इस पर देश के प्रत्येक परिवार को विचार करने की जरूरत है, खासतौर पर उन्हें जो दूसरों की बेटियों को अपने अंधे लालच की भेंट चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कहीं इसका खामियाजा उनकी अपनी बेटियों को न भुगतना पड़ जाए। आपके पसंदीदा कार्यक्रम द क्राइम फाइल्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, ताकि आप रहें सतर्क और सुरक्षित। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।